हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू राइज क्लासेस। तो आज हम सीटेट पेपर 2 हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि पहले के टाइम के जो लोग थे वो मूव क्यों करते थे। तो उनके मूव होने के बहुत सारे रीजंस थे। तो जो पहले के लोग थे वो यानी कि जो 2 मिलियन ईयर्स अगो जो रहते थे उनको हम हंटर्स गैदर्स बोलते थे। और वो जो लोग थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान चलते रहते थे। अब इनके मूव होने के बहुत सारे रीजंस थे, बहुत सारे कारण थे कि ये मूव करते थे। तो सबसे पहला जो मूव होने का इनका कारण था फॉर फूड, यानी कि खाने की वजह से ही मूव करते थे। मीन्स कि खाने के कारण, क्योंकि एक स्थान पे रहने के कारण कुछ समय बाद वहां का जो फल फ्रूट्स या प्लांट्स या एनिमल्स और भी अदर रिसोर्सेज जो थे वो खत्म हो जाते थे। और सेकंड था हमारा कि शिकार की तलाश में भी एक जगह से दूसरे जगह जाना उन्हें जाना पड़ता था। जैसे कि छोटे छोटे जीव जंतु लाइक प्रे रैबिट्स एटसेट्रा, इन सब की तलाश में भी वो एक जगह से दूसरे स्थान पे मूव करते रहते थे। और थर्ड वन इज प्लांट की जो फ्रूट्स आते थे वो सीजन के अकॉर्डिंग आते थे, इसलिए मूव करते थे। और लास्ट वन क्या था कि ड्यू टू नीड ऑफ वाटर, मतलब पानी की तलाश में। और पानी जीवन जीने के लिए तो एक बहुत आवश्यक चीज है, तो इसीलिए वो मूव करते थे। तो ये जो चारों पॉइंट्स है यही मेन रीजन थे इनके मूवमेंट के। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हाउ वी नो अबाउट दीज पीपल, हमें इन लोगों के बारे में पता कैसे चलता है या हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है। तो हमें कैसे मिलती है, क्योंकि जो इन्होंने औजार यानी कि टूल्स बनाए थे जो कि बोन से, स्टोन से या लकड़ियों से, या उनकी जो एविडेंस है वो आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा प्राप्त किए गए हैं। उस टाइम के लोग उन टूल्स का यूज हंटिंग के लिए और भी अदर पर्पस के लिए किया करते थे। टूल्स में से जो टूल्स स्टोन के बने हैं वो अभी तक एज एविडेंस रखे गए हैं। अब उस टाइम जो स्टोन के जो टूल्स थे उनके क्या क्या यूजेस थे। तो पहला जो था कि डिगिंग द ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड को डिग करते थे यानी खोदते थे टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, यानी कि मिट्टी खोदकर खाने की जड़ों को प्राप्त करने के लिए। और फिर सेकेंड वन इज कपड़े सिलने के लिए, जो स्टिच करते थे क्लोथ्स जो कि एनिमल के स्किन से बनाए गए थे। तो अब हम बात करते हैं कि ये लोग रहते कहाँ पर थे, मतलब कि ये अपने रहने का स्थान किस आधार पर चुनते थे, किस आधार पे, मतलब कि चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। तो जो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं जहाँ पर कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स शो हो रही हैं, जहां से हमें इन लोगों के रहने के एविडेंस यानी कि अवशेष मिलते हैं। पहला तो ये लोग ज्यादातर पानी के सोर्सेज जैसे कि रिवर्स लेक्स वाली जगहों पर रहना पसंद करते थे। और सेकंड कि अभी लोग स्टोन से टूल्स बनाते थे, इसलिए वो ऐसी जगह ढूंढते थे जहां उन्हें अच्छी अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स मिल जाए। कहेंगे कि रॉक पेंटिंग्स, वो जो रॉक पेंटिंग्स हमें मिली है वो हमसे कहना क्या चाहती है या वो क्या मतलब कि शो करते हैं। तो जो ये लोग थे यानी कि उस टाइम के उस समय के जो लोग थे केव्स यानी कि गुफा में रहते थे। और इस समय और वो पेंटिंग्स बनाया करते थे दीवारों पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें मध्य प्रदेश और साउदर्न उत्तर प्रदेश में जो केव्स मिले हैं उनमें वाइल्ड एनिमल की पेंटिंग्स है जो कि बहुत अच्छे ढंग से बनाई गई है दीवारों पर। और सेकंड है कि भीमबेटका, जो कि अब नर्मदा वैली मध्य प्रदेश में है। तो वो एज अ शेल्टर उस वहां के जो वो केव था भीमबेटका उसको यूज करते थे। और अब हम पढ़ेंगे यानी साइट्स यानी पुरास्थल, पुरास्थल जहाँ पर रिमेन्स मिलते हैं, जहाँ पर आपको वस्तुओं के एविडेंस मिलते हैं जैसे कि टूल्स पॉट्स या कोई भी चीज जिसके अवशेष मिलते हैं जो कि जमीन के ऊपर नीचे या फिर समुद्र और नदी के अंदर भी पाए जाते हैं। तो इन्हीं साइट्स को हम पुरास्थल बोलते हैं, यानी कि साइट्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। अब हमें कुछ एविडेंस मिले हैं या हमने कैसे पता लगाया कि उस टाइम आग का यूज हुआ करता था, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। तो अब हम कैसे पता चलेगा कि 1000 ईयर्स अगो या 2000 ईयर्स अगो लोग जो थे आग जलाना जानते थे, आग में खाना पकाना जानते थे। तो इसका पता हमें तब चलेगा जब हमें एविडेंस मिलेंगे। तो इसका एविडेंस हमें कर्नूल केव्स में मिलता है जहां पर हमें ऐश यानी कि राख के अवशेष यानी एविडेंस मिले हैं। तो इसलिए हमें पता चल जाता है कि उस समय के जो लोग थे फायर का यूज करना जान गए थे या फायर का यूज
कुकिंग पर्पस के लिए और अदर पर्पस के लिए किया करते थे। अब हम नेक्स्ट की नेम्स एंड डेट्स, मतलब कि उस टाइम की जो नेम्स और डेट्स थे कैसे, या फिर जो वो पीरियड था उसको कैसे डिवाइड किया गया है। तो जो हमारा फर्स्ट था वो था हमारा पैलियोलिथिक, यानी कि पूरा पाषाण काल। तो ये अर्लीस्ट पीरियड है। पैलियोलिथिक जो है टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, पैलियो जिसका मतलब होता है कि ओल्ड, और लिथोस जिसका मतलब होता है स्टोन। इसे हम स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। इस पीरियड में भी जो स्टोन टूल्स मिले हैं, स्टोन टूल्स के एविडेंसेस मिले हैं, जो कि पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड है, वो 2 मिलियन ईयर्स अगो से अबाउट 12,000 ईयर्स अगो का था। इसका जो टाइम पीरियड था पैलियोलिथिक का, इस पीरियड को भी थ्री एविडेंस या थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला था लोअर पैलियोलिथिक, सेकंड मिडिल, और थर्ड अपर पैलियोलिथिक। और ये पीरियड 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करता है। अब सेकंड है हमारा मेसोलिथिक। इसको हम मिडिल स्टोन पीरियड यानी मध्य पाषाण के नाम से भी जानते हैं। इस पीरियड की शुरुआत 12,000 ईयर्स से लेकर 10,000 ईयर्स अगो तक की थी। इस समय मेसोलिथिक पीरियड के नाम, इसलिए हम इसे मेसोलिथिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। इस पीरियड में हमें इन्वायरमेंटल चेंजेस मिले हैं। इस पीरियड, इसका जो टाइम पीरियड था वो स्टोन टूल्स के इस टाइम पीरियड में भी हमें स्टोन टूल्स के एविडेंस मिले हैं। जो एविडेंस मिले हैं स्टोन टूल्स के, वो काफी छोटे थे, यानी बहुत ही ज्यादा टाइनी टाइनी थे, स्मॉल स्मॉल थे। इसलिए हम उन टूल्स को माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। और माइक्रोलिथ्स के जो टूल्स थे, वो उनके जो हैंडल्स थे वो बोन्स और वुड से बनाए गए थे। और इस पीरियड के दौरान भी पुराने टूल्स का, यानी जो टूल्स पैलियोलिथिक पीरियड में यूज किए जाते थे, वो उनका यूज अभी भी चल ही रहा था इस पीरियड में भी। और नेक्स्ट हमारा नियोलिथिक, यानी कि नवपाषाण काल। इस समय के औजार काफी अच्छे और चमकदार थे। इस पीरियड की शुरुआत लगभग 10,000 ईयर्स अगो हुई थी। और इस समय के जो टूल्स थे, जैसे कि बताया कि बहुत सुंदर ढंग से बनाए गए थे, बहुत ही अच्छे ढंग से बनाए गए। इसके जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। इफ यू लाइक माई इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीटेट के पेपर के उससे, तो इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से मौसम था उसमें परिवर्तन हो रहे थे। तो हमने बात की थी कि 12,000 ईयर्स अगो पृथ्वी थी, उसके क्लाइमेट में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले और गर्मी भी बढ़ने लग गई थी, जिसके कारण बहुत सारे ग्रासलैंड बन गए थे, जिसके वजह से डियर, एंटीलोप, गोट, शीप एंड कैटल की जनसंख्या भी बढ़ गई थी, मतलब कि इंक्रीज हो गई थी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इनको फॉलो करने लगे, और धीरे धीरे से इंसान ये समझने लग गए कि ये जो जानवर है इनकी हैबिट्स क्या है, इनका ब्रीडिंग सीजन क्या है। तो ऐसे हर चीज इनके बारे में समझने लग गए थे। फिर उस टाइम के जो लोग थे, यानी उस टाइम के पीपल, जानवरों को पकड़कर अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जानवरों का पालने को सोचने लग गए थे। साथ ही फिशिंग भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स बन गया था उस टाइम पे। अब नेक्स्ट है द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, यानी खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। इस टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट और इलाकों में बहुत सारे अनाज जैसे कि वीट, बैरली, राइस, जो कि नेचुरली मतलब अपने आप उगने लग गए थे। मेंस, वुमेन्स और चिल्ड्रन इन अनाजों को एज अ फूड कलेक्ट करने लगे थे, और साथ ही उन्हें इन फसलों की जानकारी भी प्राप्त हो गई होगी कि ये फसल कहाँ उगते हैं और कब पककर रेडी हो जाते हैं। इन सब इंफॉर्मेशंस को जानने के बाद वह खुद से अनाज उगाना सीख गए, और इस तरह धीरे धीरे वे फार्मिंग स्टार्ट करके फार्मर्स बन गए थे। इसके बाद पशुपालन मीन्स की हर्डिंग कैसे स्टार्ट हुई। तो लोगों को लगा कि जब वह कुछ अनाज लेके बैठे हुए हैं, या वह अनाज जब उन्हें जानवरों की तरफ फेंका, तो वह आकर उनके पास आकर बैठकर खाने लग गए थे, जो जानवर जिनको वो टेम कर रहे थे या लालच दे रहे थे। तो जो ये आसपास के जानवरों को अट्रैक्ट करने लगे, उन्हें पालतू बनाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले एंसेस्टर यानी डॉग के जो एंसेस्टर थे उनको पालतू बनाया गया था। धीरे धीरे लोग शीप, गोट, कैटल और पिग जैसे जानवरों को भी पालने लग गए थे।
जिसकी वजह से इन जानवरों के साथ अच्छी दोस्ती हो गई और लोग इन्हें जंगली जानवरों से भी प्रोटेक्ट करने लग गए, उन पालतू एनिमल्स को। सो इन दिस वे जो लोग थे वे पशुपालन यानी कि हर्डर्स बन गए होंगे। अब नेक्स्ट है डोमेस्टिकेशन यानी कि बसने की प्रक्रिया। इसका मतलब ये होता है कि लोग किसी जगह प्लांट्स यानी पौधे लगाना शुरू कर देते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। इसी को हम डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस बोलते हैं। और जो यहाँ पर जानवर थे, फल फूल उगाए जाते हैं, उनकी एक खासियत होती है क्योंकि ये जंगली जानवरों और पौधे से अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वे लोग उन्हीं प्लांट्स या एनिमल्स को सिलेक्ट करते थे जिनके बीमार होने के चांसेस कम हो या उनसे कोई डिजीज ना हो। वे लोग प्लांट्स को डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज के अकॉर्डिंग चुनते थे, जैसे कि जिनके बड़े दाने हो और लार्ज साइज के ग्रेन हो, जिसके मजबूत डंठल हो, मीन्स की स्ट्रॉन्ग स्टॉक प्लांट हो, वो अनाज के पके दानों का भार सह सके, मीन्स की प्लांट्स दैट आर कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ राइपन ग्रेप। और साथ ही वह अच्छी क्वालिटीज वाले प्लांट्स के सीड्स को संभाल कर भी रखते थे ताकि वह उसको फिर से उगा सके। और सेम वैसे ही वे लोग एनिमल्स को भी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज के बेस पे सेलेक्ट करते थे, जैसे कि जेंटल एनिमल्स को सेलेक्ट करते ताकि वे हानि ना पहुंचा सके, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और प्लांट्स जो थे वे वाइल्ड एनिमल से डिफरेंट होने लग गए थे। फॉर एग्जाम्पल जो वाइल्ड एनिमल्स के टीथ और हॉर्न्स जो होते थे वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की अपेक्षा काफी बड़े होते थे। तो यह अंतर धीरे धीरे आने लग गया था। और आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ एक ही जानवर के दांत हैं जो कि एक जंगली के हैं और एक मतलब कि और एक पालतू जानवर के हैं, परंतु दोनों दांतों में अंतर है, दोनों के आकारों में अंतर है। ये सिर्फ डोमेस्टिकेशन की वजह से है। डोमेस्टिकेशन बसने की जो ये प्रक्रिया है ये धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस 2000 साल पहले ही शुरू हो गई थी। सबसे पहले प्लांट्स में वीट और बैरली को डोमेस्टिकेट किया गया था और एनिमल्स में डॉग के बाद शीप और गोट को डोमेस्टिकेटेड किया गया था। अब नेक्स्ट है न्यू वे ऑफ लाइफ की एक नए जीवन शैली। तो लोगों ने देखा और नोटिस किया कि प्लांट्स उगाना या विकसित होने में कुछ समय लगता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लग गए तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर बहुत टाइम के लिए रुकना पड़ रहा था। साथ ही इसको स्टोर करने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, जैसे कि बास्केट्स बुने और जमीनों में गड्ढा भी खोदा। अब स्टोर हमारा फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में पता कैसे चलता है, मीन्स की फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर और हर्डर्स। तो यहाँ मैप में ब्लू कलर से जो पॉइंट आउट किया गया है वहीं से हमें अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स के एविडेंस मिलते हैं। ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में पाए गए थे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वह है नॉर्थ वेस्ट, कश्मीर, ईस्ट एंड साउथ इंडिया। इन साइट्स पे फार्मर्स और हर्डर्स थे या नहीं, इनकी जांच करने के लिए साइंटिस्ट स्टडी में मिले एविडेंसेस लाइक प्लांट्स और एनिमल्स के बोन्स का अध्ययन करते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जले हुए ग्रेन्स के एविडेंस भी मिले हैं। अलग अलग एनिमल्स के बोन्स के भी एविडेंस साइंटिस्ट द्वारा प्राप्त किए गए हैं। अब बात करते हैं टुवर्ड्स अ सेटल लाइफ यानी कि स्थायी जीवन की ओर। आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कुछ साइट्स पर हट्स और हाउसेस के भी ट्रेसेस मिले हैं यानी निशान मिले हैं। जैसे कि बुर्ज होम जो कि अभी कश्मीर में है, वहां के लोग ग्राउंड के नीचे घर बनाते थे जिन्हें पिट हाउस यानी कि गर्तवास भी बोला जाता है। अब इन पिट हाउस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि ये हट कोल्ड वेदर से बचने के लिए एज अ शेल्टर यूज किया गया था। इनमें उतरने के लिए स्टेयर्स भी होते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को हट्स के अंदर और बाहर कुकिंग हट्स मिले हैं, मतलब कि जहाँ पे खाना पकाया जाता है उसके एविडेंसेस मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वेदर के अकॉर्डिंग लोग घर के अंदर या बाहर खाना बनाते थे। अब यहाँ पे हमें बहुत तरीके के टूल्स भी मिले हैं। इनमें से बहुत सारे जो टूल्स थे वो पैलियोलिथिक पीरियड के टूल्स से काफी अलग थे, इसलिए इस पीरियड को न्यूलिथिक यानी कि नवपाषाण पीरियड माना गया। इस समय के टूल्स को अधिक पैना करने के लिए पॉलिश का यूज किया गया था। इन टूल्स की फाइन कटिंग एज
इन टूल्स जो यहाँ के टूल्स थे उनकी जो फाइन कटिंग एजेस थी और काफी चमकदार थे। मोर्टर्स यानी कि ओखली और पेस्टल्स यानी कि मूसल्स का यूज ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए किया गया था, जो कि आज के टाइम पे भी यूज किया जाता है, यानी कि थाउजेंड्स ईयर बाद भी हम उसको यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। जैसे कि हम अभी भी आटा चक्की से पिसवा के लाते हैं, तो इनका यूज होता ही रहता है आज के टाइम पे भी। और साथ ही पैलेयोलिथिक पीरियड के टूल्स का भी यूज चल ही रहा था। अब न्यू स्टोन टूल्स यानी कि नवपाषाण के कुछ उपकरण, अलग अलग प्रकार के अर्थन पॉट्स, मिट्टी के बर्तन के एविडेंस भी मिले हैं। इसके साथ साथ लोगों द्वारा कपड़े बुनना भी शुरू कर दिया गया था, जो कि क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। यानी मेहरगढ़ की कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। मेहरगढ़ जो था यह ईरान जाने वाले सबसे इम्पोर्टेंट रूट यानी कि बोलन पास के पास एक फर्टाइल प्लेन है। यह वह स्थान है जहां पर मेल फीमेल चिल्ड्रन सब साथ मिलकर वीट और बेरली और पशुपालन में शीप और गोट को पालना सीखा था। यह उन अर्लीस्ट विलेज में से एक है जिनके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जानवरों के बोन्स मिले हैं, जैसे कि डियर एंड पिग, और साथ ही शीप और गोट्स के भी बोन मिले हैं। मेहरगढ़ में स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस के भी रिमेन्स मिले हैं, मतलब कि उस टाइम के जो हाउसेस होते थे वो स्क्वायर और रेक्टेंगल्स होते थे। सभी घरों में चार या चार से ज्यादा कंपार्टमेंट्स थे, जिसका यूज लोग स्टोरेज के लिए किया करते थे। यहाँ पर लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, मीन्स की लाइफ आफ्टर डेथ, इन बातों पर विश्वास करते थे। इसलिए वहां के जो बरियल्स होते थे यानी कब्रों में मृतकों के साथ साथ कुछ सामान भी रख दिए जाते थे। ऐसे बहुत सारे बरियल साइट्स के एविडेंस भी मिले हैं, जैसे कि एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी भी दफनाई गई थी। वो बकरी एज अ फूड उसके लिए दफनाया गया था, तो उसके एविडेंसेस भी मिले हैं। अब एल्सवेयर मतलब कि कुछ केव पेंटिंग इन फ्रांस, मतलब कुछ बाहरी स्रोत के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि बिटवीन 20,000 ईयर्स एंड 10,000 ईयर अगो के बीच ये पेंटिंग बनाई गई होंगी। इनमें वाइल्ड हॉर्स यानी कि घोड़े, बाइसन्स, राइनोसोरस, रेनडियर एंड बियर के गहरे चमकीले रंगों से पेंटिंग्स बनाई हुई मिली हैं। और जो ये रंग थे वे मिनरल्स लाइक आयरन ओर एंड चारकोल से बने थे, जिन रंगों से पेंटिंग बनाई गई थी। ये पेंटिंग या तो कोई सेरेमोनियल ओकेजन या फिर किसी स्पेशल रिचुअल्स में बनाए जाते थे। जो फ्रांस में पेंटिंग्स मिली है वो। अब है नेक्स्ट हमारे न्यूलिथिक साइट यानी कि नवपाषाण पुरास्थल, जो कि तुर्की में है। तुर्की में एक मोस्ट फेमस न्यूलिथिक साइट है जिसका नाम है कैटल हुयक। यहाँ पर बहुत, मतलब कि यहाँ पर बहुत दूर दूर की चीजें लाई जाती थी और उनका यूज किया जाता था, जैसे कि फ्लिंट फ्रॉम सीरिया यानी कि चकमक पत्थर जिसे हम फ्लिंट बोलते हैं वो सीरिया से लाया गया था। वहां पे काउडीज फ्रॉम रेड सी यानी कि लाल सागर की कौड़ियां, शेल्स फ्रॉम मेडिटेरियन सी, मतलब कि सीपियां जो कि मेडिटेरियन सी से लाई गई थी। उस समय पर कोई कार्ट्स नहीं थे, इसलिए वह सामान खुद या जानवरों के पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। मतलब उस टाइम जो था कोई व्हील्स का इन्वेंशन वगैरह नहीं हुआ था, न टू व्हील्स या कोई भी व्हील्स, इसलिए वो खुद ही जानवरों के पीठ पे लाद कर लाया करते थे। तो ये जो चैप्टर है यहीं पे एंड हो जाता है। अब हम नेक्स्ट